नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। दीमक कीट से फसलों में होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। चेरी टमाटर की खेती से किसान ले सकते हैं ज्यादा लाभ। किसान भाइयों, आप सभी दीमक से सिर्फ खेत ही नहीं, अपने घर में सभी जगह दीमक से त्रस्त रहते होंगे। ऐसा है कि दीमक की 2022 2250 2300 प्रजातियां पूरे विश्व में उपलब्ध हैं। इनमें से बहुत सारी प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं और दीमक एक ऐसा जीव है जो आपको खेत में तंग करता है, घर पे भी तंग करता है। दीमक जो है एक सामाजिक प्राणी की तरह है। जिस तरह से मक्खियों की अपनी कॉलोनियाँ होती हैं, उसी तरह से दीमक का भी अपना घर संसार होता है, परिवार होता है, रानी होती है, काम करने वाले होते हैं, रानी होती है। इस तरह से इनका संसार चलता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। ये नमी वाले जगह पे और सूखे जगह दोनों ही पे पाई जाती हैं। दीमक जो है आपको देखेंगे कि पौधा अचानक से ही ऊपर अच्छा है लेकिन स्वतः मर रहा है और ऊपर किसी चीज़ का कोई क्षति का लक्षण नहीं है। पौधे को निकाल के देखेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मिट्टी के साथ दीमक लगा हुआ है। अब क्या है, दीमक अपना घर बनाते हैं और दीमक के घर को हम लोग टेंटोरियम कहते हैं और ये टीले के रूप में होता है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े टीले के रूप में भी पाया जाता है। तो ये बहुत ही नुकसान करता है। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है जो घूसर भूरे रंग का होता है और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है वैसे जगह पे पानी की अगर मात्रा कम हो जाती है तो दीमक का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। दीमक का बचाव के लिए बड़े खेतों पे क्या करेंगे, जहाँ है वहाँ पानी का तुरंत जो प्रवाह है वो कर देंगे। अभी हाल के दिनों में कुछ इसके प्रलोभन भी आए हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा है। लेकिन आने वाले समय में निश्चय ही इसके ऊपर बहुत अच्छा, अभी जो रासायनिक है उससे अच्छा काम कर रहा है। फिर आपका करंज का खल्ली वगैरह है, इसको भी जहाँ पर अगर छोटे जगह पे है खल्ली का व्यवस्था है तो इसको भी डालेंगे तो इन सब से इसका बचाव हो जाएगा। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम केक 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंदनाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। प्रति किलो बीजों को 4 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास दवा से उपचारित करके बीजों को बुआई करें।
दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। और एक दवा है क्लोरोपाइरिफास 50 सीसी का, उसका अगर पौधे पे लगा हुआ है तो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से घोल बना के जड़ के आसपास उसका पटवन कर देंगे, और अगर ऊपर लगा है तो उस पे भी डाल देंगे। इसी तरह से एक अच्छा उपाय यह है कि अगर पूरे खेत पे लगा हुआ है जो कि दिख नहीं रहा है तो उस जगह पे क्या करें, वो जो कीटनाशक है क्लोरोपाइरिफास उसका डिब्बी लें, उसके डिब्बी पे जो ढक्कन है उस पे छोटा सा छेद कर दें, उस पे एक लुत्ती लगा दें जैसा हम लोग दिया बनाते हैं, और उसे बहुत पतला रखें कि वो छोटा छोटा बूंद गिरे। तो इससे क्या होगा कि पानी भी खेत में जाता जाएगा और बूंद बूंद दबा भी जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरे खेत में सभी जगह पे वो जो रासायनिक दवा है सभी जगह उपयोग हो जाएगा, सभी जगह जाएगा। तो इस जो दीमक का प्रकोप है इससे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चेरी टमाटर की खेती इन दिनों किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका प्रयोग ज्यादातर 5 स्टार होटलों में सलाद के तौर पर किया जाता है और इसकी बाजार में मांग भी बढ़ रही है। इससे किसानों को फायदा भी मिल रहा है। तो आप पॉली हाउस में चेरी टमाटर की खेती करते समय किन किन पहलुओं का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह काजल। हमारे यहाँ जो टमाटर की जो खेती कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो 2 तरह की है। इसमें एक रेगुलर टमाटर है जो मार्केट में आम चलता है, घर तक पहुंचता है। दूसरा है चेरी टमाटो जो छोटे साइज़ का है। बात रही जैसे आपने चेरी टमाटर के बारे में पूछा है, तो इसमें हमने 2 वैरायटी, एक वैरायटी तो हमारी पहले से टेस्टेड है जो रेड ब्यूटी के नाम से है। दूसरी वैरायटी है येलो में, पीले में, तो वो सीजा F1 हाइब्रिड है। जैसे इस स्ट्रक्चर में लगाई हुई है तो ये राउंड में है रेड, और पीली जो है ओवलोंग शेप में। इसमें जैसे ही आप ये प्लांटेशन हम करते हैं और जो पॉली हाउसेज हैं या वॉक इन टनल्स हैं उनमें 15 दिन देरी से करते हैं, और एक बेड के ऊपर हम 2 लाइनें लगाते हैं जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर। और जो बेड की दूरी हम रखते हैं, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। इस दूरी पे 1 एकड़ का अगर जो आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसमें 10 से 12,000 पौधे आ जाएंगे। सिंचाई डिपेंड करती है कि मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। सर्दी के मौसम में कम सिंचाई की ज़रूरत है, जैसे सप्ताह में 2 बार कर दिया या सप्ताह में 1 बार से भी काम चल सकता है। अगर जो गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई सप्ताह में 2 दिन, तो सप्ताह में 2 दिन उसमें हम साथ ही साथ फर्टिगेशन भी करते हैं। अगर जो गर्मी ज़्यादा है तो जो 2 बार हम इरिगेशन कर रहे हैं उसके साथ तो फर्टिगेशन करनी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सिंचाई करनी पड़ सकती है। हो सकता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन करनी पड़े या रोज़ाना भी करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और मिट्टी किस तरह की है। अगर जो रेतीली मिट्टी है उसमें पानी रुकता नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, तो उसमें आप डेली इरिगेशन करोगे। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो चेरी टमाटर की फसल की शुरुआती अवस्था में 2 किलो 19-19-19
3 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 052 34 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है तथा फलन अवस्था पर 2 किलो 000 50 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। इसके अलावा फल की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए जब हमारे फल फूल से फल में परिवर्तित हो जाते हैं तब इसके आसपास के सारे पुराने तत्वों को निकाल देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर हवा का आवागमन कम होता है और जब हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो वह हवा हमारे फलों को मिलने लगती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हम डैम्पिंग ऑफ के लिए, जो कि एक फंगल डिजीज है, वो नर्सरी में भी आ जाती है और पौधा रोपण के बाद भी खेत के अंदर भी वो मिट्टी से भी आती है, पानी से भी आती है। तो उसके लिए हम कैप्टान की ड्रेंचिंग 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के और पौधे में इतना सॉल्यूशन डालते हैं ताकि वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसको रोकने के लिए। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे सकिंग पेस्ट है, वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, तो इस तरह के इंसेक्ट भी आते हैं इसमें। उसके लिए जैसे अमीडा है, अमीडा क्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड है, उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। और एक आती है इसमें कैटरपिलर, जो सुंडी है, वो फ्रूट में भी पत्तों पे भी रहती है। तो उसके लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करोगे तो सुंडी का भी कंट्रोल हो जाएगा। अब बात आती है इस फसल से मिलने वाले कुल उत्पादन की। तो चेरी टमाटर की रोपाई के 70 से 75 दिन के बाद इससे फल मिलना शुरू हो जाता है और ये फल 6 महीने तक लगातार मिलते हैं। वैसे आमूमन किसान भाई 1 एकड़ में 11 से 12 हजार पौधे चेरी टमाटर के लगाते हैं और प्रति पौधा से उन्हें लगभग 4 से 5 किलोग्राम उपज की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 साल में किसान भाई 44 से 50 टन प्रति एकड़ उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई टमाटर की जो चेरी किस्म है, भाई इसको उगा के और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल और व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। पपीते की फसल में पर्णकुंचन व मोज़ेक रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देवें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए कीटनाशी डाइमिथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बुआई की गई जौ की फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई का उचित समय है। भिंडी की उन्नत प्रजातियों में पूसा सावनी, पूसा मखमली, परभनी क्रांति, अर्का अभय व अर्का अनामिका का चयन करें। भिंडी की बुआई के लिए बीज की मात्रा 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। भिंडी में जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। भिंडी की फसल में विषाणु जनित रोग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 50 WS की 6 से 8 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें।
किसानों को सलाह दी जाती है कि अगेती बोई गई चना की फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई सरसों की फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और क्षति वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमेथेट 30 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव के लिए टीका लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हाड़ौता, जिला जयपुर के कृषक रमेश सैनी ने। यह फलदार पौधे लगाने के लिए लेआउट पर जानकारी चाहते हैं। तो रमेश सैनी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो किसान लोग नया बगीचा लगाना चाहते हैं या लगा चुके हैं, उनके लिए पहले वर्ष से ही पौधा का सही देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम लोग नया पौधा लगाने के बारे में, अगर फलदार पौधा लगाने के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पौधा को सही नर्सरी से खरीदना, क्योंकि फलदार पौधा क्योंकि लॉन्ग टर्म लंबा समय तक रहता है और बाद में उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो जो मान्यता प्राप्त नर्सरीज़ होते हैं, जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरीज़ होते हैं विभिन्न राज्यों में, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा होता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के पास होता है, ICAR इंस्टीट्यूट्स के पास होते हैं, उन्हीं नर्सरीज जहाँ पे सही पौधा मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, उन्हीं जगह से हमेशा पौधा खरीदे। ये पहला रिक्वायरमेंट होता है। फल के पेड़ों का सही दूरी पर रेखांकन करने के लिए सबसे पहले खेत के किसी एक किनारे से जरूरी दूरी की आधी दूरी रखते हुए पहली लाइन का रेखांकन करते हैं। इसके बाद हर लाइन के लिए जरूरी दूरी रखते हुए पूरे खेत में दोनों किनारे से इसी विधि द्वारा रेखांकन कर लेते हैं और निशान लगा लेते हैं। इन्हीं निशान लगी हुई जगहों पर पौधा रोपते हैं। बगीचों को वर्ग आकार विधि से ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। इसमें सभी प्रकार के काम आसानी से किए जा सकते हैं। जब भी हम लोग पौधा लगाने के बारे में सोचे, पौधा का पहले से ही सही लेआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेआउट मतलब उसका स्पेसिंग सही होना चाहिए। ये देखा गया है कि जो बड़े आकार की फलदार पौधे जैसे आम, कटहल, इन पौधों को हम लोग 10-10 मीटर की दूरी में लगाना चाहिए, और जो छोटे आकार की पौधे जैसे आम, अमरूद, नींबू, इनको हम लोग 3 से 5 मीटर की दूरी में हम लोग लगा सकते हैं। पौधा लगाने के समय में बहुत इम्पोर्टेंट होता है सही साइज का गड्ढा बनाना। बहुत समय में किसान इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बड़े आकार का पौधा लगाने के लिए गड्ढा का आकार 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर कम से कम गड्ढा बनाना चाहिए। जब भी गड्ढा बनाएं, इस गड्ढा को हम लोग को जो गर्मी के शुरुआत में इस गड्ढे को बना देना चाहिए, और गड्ढा बनाने के समय में ऊपर का आधा मिट्टी को अलग रखें और नीचे का आधा मिट्टी को अलग रखें। प्रत्येक गड्ढा कम से कम 5 से 10 किलो तक भी हम लोग केंचुआ खाद उसमें डाल सकते हैं। प्रत्येक गड्ढा हमको एग्रीकल्चर लाइम 1 kg के आसपास डालना चाहिए, और लगभग अगर हम 1 किलो करंज का खली उसको मिला के, अच्छी तरह से मिला के, फिर जो मिट्टी हम लोग खोदे हैं उस मिट्टी में मिला के गड्ढा को भर देना चाहिए। गड्ढा को भरने के समय ये ध्यान दें कि जो ऊपर वाला मिट्टी को हम लोग पहले भरें और उसके बाद जो नीचे वाला मिट्टी को बाद में भरें। गड्ढा भरते समय इसकी ऊपरी सतह जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर रहनी चाहिए। अगर टपक सिंचाई से ड्रिप मिट्टी के नीचे दिए जाने हो तो उनके लिए गड्ढा भरते समय ही 3.0 से 5.0 सेंटीमीटर मोटाई की ट्यूब के पीस गड्ढे में डालें। गड्ढे को भरने के बाद इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। ये काम को करने के बाद कम से कम प्रत्येक गड्ढा में हम लोगों को, क्योंकि दीमक का प्रकोप होता है, तो क्लोरोपाइरीफस नामक एक दवाई मिलता है मार्केट में जो दीमक का नियंत्रण में हेल्प करता है।
इसका हम लोग जड़ के पास अगर डाल देते हैं तो दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। स्टेकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है नया जो बगीचा जब लगाते हैं उसमें, क्योंकि इसमें जब हवा चलता है जहाँ पे कलम का जोड़ रहता है वहाँ से, जैसे आम का पौधा हुआ, ये कलम का जोड़ से टूटने का चांसेस रहता है। तो स्टेकिंग जो एज स्टेकिंग नामक एक काम होता है जिसमें हम लोग पत्ती पौधा के पास एक बांस, 2 बांस लगा के बीच में बांध देते हैं तो पौधा हवा के कारण हिलता नहीं है और पौधा सीधा उसका ग्रोथ होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।